हेलो दोस्तों। तो आज मुझे एक रिक्वायरमेंट मिली कि हम अपनी एक वेबसाइट या कस्टम थीम में वर्डप्रेस के अंदर अगर कोई हमने थीम बनाई है तो उसमें अपना क्राउज़ल या फिर अपना स्लाइडर कैसे बना सकते हैं, कस्टम स्लाइडर विदाउट प्लगइन। तो बहुत सारे तरीके हैं वर्डप्रेस में कस्टम स्लाइडर बनाने के, कस्टम थीम के अंदर, है ना। तो पहला तरीका है कि अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप का क्राउज़ल यूज़ कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप बूटस्ट्रैप का क्राउज़ल यूज़ करना नहीं चाहते तो आप कोई लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, जैसे बी एक्स स्लाइडर है ना, या आउल क्राउज़ल है। बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप उनको डाउनलोड करो और उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और आप उसको कस्टम बना सकते हो। तो पहले सबसे पहले करना क्या है कि हमें स्लाइडर बनाना है वर्डप्रेस की कस्टम थीम में। तो हम HTML का यूज़ करके एक स्लाइडर बनाएंगे और हम इस टाइम बूटस्ट्रैप अपने इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे अभी हम टेस्टिंग पर्पस से सारी चीज़ें वन बाय वन डायनामिक करते जा रहे हैं। तो हम पहले स्लाइडर बनाने सीखेंगे बूटस्ट्रैप के थ्रू, उसके बाद फिर बी एक्स स्लाइडर का यूज़ भी सीखेंगे, फिर आउल क्राउज़ल का भी यूज़ सीखेंगे और फिर अदर अदर लाइब्रेरीज हैं तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक दो जब मैं बताऊंगा तो तीसरा चौथा लाइब्रेरी आप खुद इस्तेमाल करना सीख जाओगे। तो अभी मैं बूटस्ट्रैप 5 पे जाता हूँ और ये आप देख रहे होंगे यहाँ HTML बना हुआ है ना। और ये हमारे डॉट्स बुलेट्स आ रहे हैं, ये एरोज हैं, नेविगेट कर रहे हैं लेफ्ट राइट, है ना। तो इसका HTML इन्होंने यहाँ दिया है। तो अपने को HTML लिखना है नहीं, बस अपने को जाना है, जस्ट कॉपी करना है और इसको ला करके अपना विंडो सी में हमारा जैम्प यूज़ हो रहा है। तो हम लोग फाइल खोल लेते हैं जिस पीसी में, विंडो सी के अंदर, जैम्प के अंदर, उसके बाद htdocs में, उसके बाद अपना ये प्रोजेक्ट वन है, यहाँ देख सकते हो ये हमारा प्रोजेक्ट वन है। तो हम प्रोजेक्ट वन में आ गए, WP कंटेंट में थीम्स के अंदर प्रोजेक्ट वन नाम की थीम बनी है और हमारा ये फ्रंट पेज है। इसको मैं एडिट करता हूँ, है ना। शो मोर ऑप्शंस, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद ये मेरी पूरी होम पेज की टेम्पलेट है। नीचे अभी सारा बेसिक HTML ही पड़ा हुआ है। ऊपर से हमने डायनेमिक करने स्टार्ट किया था चीज़ों को, जो मैंने आपको हुक्स वगैरह लास्ट वीडियो में सिखाए थे, शॉर्ट कोट्स बनाने सिखाए थे और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी, लूप चलाना सिखाया था, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसके बाद यहाँ यहाँ पे उस HTML को डालता हूँ, एक सेक्शन बना लेता हूँ, है ना, जिससे कि एक बेहतर रहे कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। और उसमें क्लास डिफाइन कर लेते हैं, क्या, स्लाइडर नाम की, है ना, होम स्लाइडर या स्लाइडर जो भी बेटर लगे, ठीक है। और उसके बाद इस HTML को मैंने यहाँ पेस्ट किया। ये बड़ा अजीब सा है, इसको थोड़ा सा अलाइन कर लें, है ना। और ये भी थोड़ा सा टेबिंग इसकी भी सही कर लें और एक बार इसको अलाइन कर देते हैं प्रॉपर, ताकि समझ में आए कौन सी चीज़ कहाँ बंद हो रही है। उसके बाद ये इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स आप समझ ही गए, जो नीचे बुलेट्स आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये क्राउजल इनर एक डिव है जिसके अंदर हमारे आइटम्स यूज़ हो रहे हैं, है ना। उसके बाद ये हमारे बटन्स हैं, नेक्स्ट एंड प्रीव, आप देख सकते हो प्रीवियस, है ना। तो ये बटन है हमारा और ये सेकंड बटन है नेक्स्ट का, ठीक है। ये पूरा एक क्राउजल है जो हमारा रन कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं इस वाली इमेज को यूज़ कर लेता हूँ एस्पेक्ट एलिमेंट करके, और ये मेरी इमेज यूज़ हो रही है, इसका पाथ में कॉपी कर लेता हूँ ताकि वो एक्चुअली जहाँ से हमने कॉपी किया इमेज, तो ये इमेज SRC में आप देख रहे हो डॉट डॉट आ रहा है ना, और रिजल्ट में भी। तो हम इसका पाथ है प्रॉपर दे देते हैं, लोकल होस्ट प्रोजेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, इतना मेरा प्रोजेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट डोमेन का नाम है, ठीक है। तो यहाँ से लेके इतनी चीज़ मैं अपने क्या करता हूँ, सेम इमेज या फिर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कोई दूसरी इमेज यूज़ कर लेते हैं अगर कोई ढंग की इमेज होती है तो। इसका क्या साइज़ है देख लेते हैं, इसका साइज़ है 800 बाई 53, यूज़ कर सकते हैं इसको भी। बस हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि हाँ देखो भाई स्लाइड, क्योंकि एक सी इमेज होती है तो डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है।
तो ये अपना डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, ये अपना पाथ डाल दिया। आप अल्ट देना चाहते हो तो दे सकते हो, है ना। स्लाइड 1, जो भी आपको सही लगता है, स्लाइड 2, स्लाइड 3। और ये एसीओ के पर्पज से अल्ट हम यूज़ करते हैं। जब अल्ट का हम इस्तेमाल करते हैं तो समझो हम एसीओ का वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है। अब देखते हैं क्या बूटस्ट्रैप 5 की लाइब्रेरी, अब हम कैसे, हमने तो डायरेक्ट कोड उठाया, ठीक है, अब हम कैसे जज करेंगे कि यार ये हमारे इस प्रोजेक्ट में सेट होगा। तो हम कंट्रोल यू करते हैं, ये हमने अभी बूटस्ट्रैप 5 का स्लाइडर उठाया है, ठीक है, तो कंट्रोल यू करके कंट्रोल एफ करते हैं, बूटस्ट्रैप फाइंड करते हैं। तो ये बूटस्ट्रैप में हमने इस पे क्लिक किया तो वर्जन यहाँ देखा, ये वर्जन हमारा 5 है। इसका मतलब ये इसके साथ मतलब कॉम्पिटेबल है और ये काम करेगा, है ना, इसके साथ कोई इश्यूज नहीं आने चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ भाई हमारा स्लाइडर कहाँ है। स्लाइड 1 यही है ना। तो ये दिखा रहा है कि पाथ ब्रेक हो रहा है, पाथ ब्रेक हो रहा है। और इश्यूज क्या है, कंसोल में देखते हैं पहले। हाँ, हीरो क्राउजल 1 ये इमेजेस के पाथ बता रहा है। ठीक है, क्राउजल इनर के अंदर जाते हैं, यहाँ पे ये पाथ नहीं दिखा रहा। ठीक है, नहीं दिखा रहा है तो हमें अपना पाथ बताना आता है। किस तरह से, हम यहाँ पीएचपी में करेंगे ब्लॉग इन्फो, और यहाँ पे यूआरएल डाल देंगे, तो ये हमारा जो करंट डोमेन होगा उसको उठा के दे देगा। देखते हैं भाई पूरा पाथ डालने पे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं फिर से। हाँ, इमेज आ गई। बट ये स्लाइडर है, देखो ये काम कर रहा है, परफेक्टली चल रहा है ना, आप देख सकते हो। अब ये थोड़ा सा इमेज की क्या है, हाइट एंड विड्थ अलग अलग है। तो फोटोशॉप से हम लोग इसकी हाइट एंड विड्थ सेम कर लेंगे, कुछ ज़्यादा भी है। तो अगर आप इसकी हाइट एंड विड्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आईएमजी पे हाइट मार सकते हैं। तो क्राउजल आइटम का क्लास पकड़ के उसका आईएमजी आप इसकी सीएसएस कर सकते हो यहाँ पे, प्लस ये आपका आईएमजी, और ये क्राउजल, ये आपकी सीएसएस हो गई। और इसकी हाइट अगर आप देना चाहते हो 350 पिक्सल, 350 में ये कुछ ऐसे हो गए, है ना, जैसे स्ट्रेच्ड टाइप की। आप 400 पिक्सल करोगे तो भी वो स्ट्रेच, क्योंकि आप हाइट मार रहे हैं। तो जब आप इसको अच्छे से रखना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट फिट कवर कर दो, कंटेंट नहीं, कवर। कवर कर दोगे तो क्या होगा कि ऊपर से और नीचे से कटेगा, है ना। तो ये है, अगर आपको, अभी बाद में बात करते हैं, बस अभी इतना ही ध्यान रखो। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, अपने इस कस्टमाइज में जा करके डाल देंगे भाई। ये एक तरीका ठीक नहीं है। अगर आपने कोई एक डेडिकेटेड सीएसएस फाइल बना रखी है तो आप सीएसएस वहीं पर डालें। जैसे मैं देखता हूँ असेट्स के अंदर क्या हम लोग कोई सीएसएस का यूज़ कर रहे हैं स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, हम इसको ओपन कर लेते हैं नोटपैड में। और ये हमारी सी एस एस है, और इस सी एस एस को अगर मैं यहाँ भी डाल सकता हूँ। वो मैंने इसलिए डाला था थोड़ा जल्दी, मतलब आपको वीडियो के हिसाब से समझा पाऊँ और कर पाऊँ। ठीक है, बाकी ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो देखो ये स्लाइडर है, अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपके 3 बुलेट्स हैं। अगर आपको नंबर ऑफ ये स्लाइड्स बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं। आप ये वाली स्लाइड कॉपी करें ताकि पता चले। बट आपके नंबर ऑफ बुलेट्स नहीं बढ़े, है ना। क्यों नहीं बढ़े, आपके नंबर ऑफ बुलेट्स इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि 1, 2 और 3 तो आपको यहाँ पे भी बढ़ाना होगा, है ना। और यहाँ पे जब आप बढ़ाओगे तो यहाँ पे 0 से हटा करके नंबर 2 से हटा करके 3 कर दोगे। और ये स्लाइड से तुम्हारा 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, 0, 1, 2, 3। यहाँ 0 से चल रहा है स्लाइड 2, और यहाँ पे टाइटल आपका जो लेबल है वो लेबल है। ठीक है, अब फिर से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखो 4 हो गए, है ना। चौथे पे ये और दूसरे पे ये, बाकी इस पे ये और इस पे ये, है ना। तो ये समझ में आया। तो बहुत इजी था स्लाइडर लगाना, कोई बड़ी बात नहीं थी ना, मैंने कोई लाइब्रेरी इंक्लूड की। क्यों, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड ऑल द फाइल्स इन द हेडर, गेट हेडर, फ्रॉम देयर वी आर कॉलिंग गेट हेडर फाइल। if I will try to open get header.php, है ना, header, in the header.php you can see all these files. But here in the header you will see the function wp head, which is responsible to call all the internal files like js and css. So using this function we will call every files, है ना, every resource we are loading in the header. So
we will try to open functions.php, and inside here, so here you can see I have already include all the files, है ना, ये है animate, bootstrapmin.css, ये these are the files bootstrapmin और bootstrapmin.js। कौन सी फाइल रिस्पॉन्सिबल है? बूटस्ट्रैप की फाइल्स रिस्पॉन्सिबल है इस स्लाइडर को रन करने के लिए। अगर मैं इस bootstrapmin.js को, ये आपका बूटस्ट्रैप बंडल है ना, यहाँ हम बंडल यूज़ कर रहे हैं, अगर मैं इस बूटस्ट्रैप बंडल जेएस को कमेंट कर देता हूँ तो ये आपका स्लाइडर जो है विल नॉट वर्क, और मे बी आपकी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज स्टॉप हो जाए। देखो काम करना बंद, काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने क्या बताया था, जब हम कोई स्लाइडर बनाते हैं या तो हम बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज़ कर लेते हैं, जिनके मैंने नाम बताया, बी एक्स स्लाइडर, आउल क्राउजल, है ना। तो अब हम, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो क्या होता है कि उन स्लाइडर के बिहाफ पे वो हमें जेएस, एक जेएस प्रोवाइड करते हैं और एक सीएसएस प्रोवाइड करते हैं। दो फाइल्स वो प्रोवाइड करते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि यूजिंग दिस यू विल मेक योर divs inner content and where you want to place your images, videos and contents, है ना, title etc. So all these things you can place in a div, and then you can define a selector like id or class and pass in the js, then your slider will work। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, जैसे bx स्लाइडर में ले लेता हूँ। तो जब हम bx स्लाइडर पे जाते हैं तो देखो क्लिक हेयर टू इंस्टॉल, है ना, इसके एग्जांपल्स भी बहुत सारे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो स्क्रिप्ट्स हैं ये आप कॉपी डाउनलोड कर लो या सीडीएन यूज़ कर लो। देखो उन्होंने सीडीएन दे रखा है, मतलब आप डाउनलोड नहीं करना चाहते, सीडीएन अगर आप यूज़ करोगे तो इन फ्यूचर अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है ना, तो वैसे तो वेबसाइट ही नहीं चलेगी, बट अगर कुछ दिक्कत आती है, समटाइम्स आपका पेज लोड हो गया है या नहीं हो रहा है, तो ये एक्सटर्नल होगा जब तक कि इंटरनेट का, आप लोकल पे काम कर रहे हैं तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत है नहीं, है ना, और आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट है तो इट विल नॉट वर्क, है ना। उसके बाद देखो उन्होंने बोला है कि आप ना एक स्लाइडर नाम का एक डिव बनाएंगे, देखो मेन डिव बनाएंगे और उसके अंदर आपके नंबर ऑफ आइटम्स की डिव्स रहेंगी। तो आप इस स्लाइडर को यहाँ इस जेएस के फंक्शन में पास करेंगे। दिस इज द होल इंस्टॉलेशन, हाउ वी कैन इंस्टॉल दी स्लाइडर, है ना। दिस फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, आपको अगर मान लो 4 स्लाइड्स रखनी है तो 4 बार इस इंटरनल, इस स्लाइडर डिव के अंदर इस डिव को रिपीट करना पड़ेगा। तो ये एक तरीका है ना। और भी बहुत सारे तरीके, सब अपना अपना इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। तो अभी बूटस्ट्रैप का यूज़ किया तो बूटस्ट्रैप में भी वही है भाई, सी एस एस और जेएस ऑलरेडी वी हैव इंक्लूडेड इन आवर फंक्शंस डॉट पीएचपी यूजिंग द wp-enqueue स्क्रिप्ट फंक्शन, है ना। तो सारा कुछ हमने सेटअप कर रखा था अपनी कस्टम थीम में, जस्ट हमने क्या किया, यहाँ से एचटीएमएल कॉपी किया, डेट्स इट, और इसके अलावा कुछ नहीं। ये आपका डायनामिक अब होना है, अभी ये क्या है, स्टैटिक है। अब हम जाएंगे कहाँ पर, हम आ गए अपने फ्रंट पेज डॉट पीएचपी में, और ये हमारा रहा स्लाइडर, होम स्लाइडर। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप होम स्लाइडर नाम की एक पोस्ट टाइप बना लो, ठीक है, या फिर अगर आपके पास कस्टम फील्ड की पेड प्लगइन है, फ्री क्रैक वर्जन भी मिल जाते हैं बट वो सिक्योर्ड नहीं होते फॉर द फ्यूचर पर्पज, और आपकी साइट को कभी भी वो, है ना, ख़राब कर सकते हैं, आपके वायरसेस आ सकते हैं, हैक हो सकती है, तो इसलिए हम क्रैक वर्जन को कभी नहीं बोलेंगे यूज़ करने के लिए। तो इसलिए क्या है कि ये हम बनाएंगे पोस्ट टाइप से, कस्टम पोस्ट टाइप से स्लाइडर को, होम स्लाइडर को। तो सबसे पहले फंक्शंस डॉट पीएचपी में हम क्या करेंगे, एक कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर करेंगे, और बहुत छोटा सा कोड यूज़ करेंगे हम लोग, है ना। हम जाएंगे यहाँ पे, जस्ट लिखेंगे रजिस्टर कस्टम पोस्ट टाइप, ठीक है। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया रजिस्टर कस्टम पोस्ट टाइप पे, और मैं एकदम स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा बहुत तेज़ी से। मैं ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ किस तरह से कस्टम पोस्ट टाइप को हमें रजिस्टर करना होता है। मैं ज़्यादा बड़ा कोड यहाँ से नहीं उठाऊँगा, बस एक छोटा सा कोड चाहिए, ये मैं उठा सकता हूँ, ठीक है। आई विल कॉपी इट, आई विल पेस्ट इट हेयर, है ना। ये बुक को मैं बदल दूंगा अपने स्लाइडर से, और स्लाइडर सेटअप पोस्ट टाइप को यहाँ बदलूंगा, और इसका नाम है स्लाइडर, क्योंकि ये मेरा स्लग है, ये मेरा लेबल है तो इसको मैं स्लाइडर्स करूँगा।
है ना, और इसको मैं बुक ही रहने देता हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या है। ये मेरा प्रोजेक्ट 1 है, डोमेन। यहाँ पे डैश आइकन्स वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट है, अगर आप देखना चाहो तो क्लासेस देख सकते हो। WP डैश आइकन्स करके आपको एक पूरी लाइब्रेरी मिलेगी जिसमें कि प्री डिफाइंड आइकन्स हैं। तो आपको जो आइकन बेटर लगता है अपने स्लाइडर के लिए हैं, अगर आपको ये गैलरी वाला यूज़ करना है तो आप ये कर सकते हो, ये कॉपी करो, ठीक है, जस्ट यहाँ आओ और इस क्लास को अपडेट कर दो, डेट्स इट। ठीक है, इतना काम था। अब हम चलते हैं कहाँ, अपने वर्डप्रेस के एडमिन में। अपना वर्डप्रेस के एडमिन में यहाँ रिफ्रेश किया, यहाँ हम देखेंगे क्या स्लाइडर्स, देखो आ गया स्लाइडर्स। आई विल क्लिक हेयर, आई विल ऐड न्यू, और मैं यहाँ नाम रख दूंगा इसका स्लाइड 1। ठीक है, स्लाइड 1। यहाँ पे फीचर्ड इमेज नहीं आ रही है, तो क्यों नहीं आ रही है हम बताते हैं। वो इसलिए नहीं आ रही कि जब हमने रजिस्टर पोस्ट टाइप किया था तो सपोर्ट करके एक वेरिएबल होता है, हम कंट्रोल F करके फाइंड करेंगे सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट करके फाइंड करेंगे, और जहाँ पे एक एरे के अंदर फुल डेफिनेशन मिलेगी वहाँ रुक जाएंगे। ठीक है, ये है फुल डेफिनेशन, इसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, और इसको हम इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसको थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं, टाइटल, एडिटर, ऑथर, थंबनेल। ठीक है, ये सारे अलाउड होने चाहिए। देखो अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, अभी यहाँ एक्सर्ट भी नहीं दिख रहा है। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, फीचर्ड इमेज थंबनेल, थंबनेल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है जी, थंबनेल अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ इस एरे से तो ये नहीं दिखेगा। उसके बाद एक्सर्ट आ गया, देखो बॉटम में, है ना, और ऑथर ये आपका बॉटम में आ गया। ऑथर डिस्कशन, डिस्कशन कमेंट का हो गया, है ना, कमेंट, डिस्कशन एंड ऑथर, ये सारी चीज़ें आ गई। ऑथर, एक्सेप्ट, कमेंट, एडिटर, है ना, ये सारी चीज़ें अगर आप इनको हटा देंगे तो ये वाली चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक हट जाएंगी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं ये वाली चूज़ कर लेता हूँ इमेज, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। नाउ आई विल ऐड न्यू स्लाइड, जितनी ये नंबर ऑफ स्लाइड मुझे ऐड करनी है वो मैं यहाँ से स्लाइड 2 और यहाँ पे गया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेकंड इमेज यहाँ से सेव करा लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे गया, यहाँ अपलोड करी। ठीक है, सेट फीचर्ड इमेज, पब्लिश करा, स्लाइड, अब मैं 3 पे जाता हूँ। इस तरह से मैं कुछ स्लाइड 3, है ना, और मैं क्या करूँगा, फिर से मैं पता नहीं कितने साइज़ की इमेज है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको पब्लिश कर देता हूँ। ऐसे अभी मैं 3 ही रखता हूँ, अगर आपको और बढ़ानी है तो आप एड न्यू करके कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यू कैन इंक्रीज एंड नंबर ऑफ स्लाइड्स हेयर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सो आई विल क्लिक ऑन द फीचर्ड इमेज, I will try this one, slide 4, I will publish it, है ना, total number of slide, but my custom post type slug is slider. I will copy it. I have already told you in the last videos how you can call the loop of the WordPress, है ना। तो अब यहाँ पे डिजाइनिंग में देखो, बटन्स को अभी हम छोड़ देते हैं, इन चीज़ों को अभी छोड़ देते हैं। मेरा जो सबसे ज़्यादा जो कंटेंट पॉपुलेट हो रहा है, जहाँ पे मैं इमेज, अगर मुझे यहाँ पे हेडिंग डालनी थी इस डिप के बाद, है ना, तो हेडिंग यहाँ यूज़ कर सकता था, मतलब अपना HTML कोई भी टैग यूज़ कर सकता। तो ये वाली क्राउजल आइटम एक्टिव, एक्टिव क्लास को भूल जाते हैं। क्राउजल आइटम एक्टिव, क्राउजल आइटम एक्टिव, क्राउजल आइटम एक्टिव, क्राउजल आइटम, ये सारी क्या डिप्स है, ये n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो सकती हैं और बढ़ा भी सकते हैं। बस उसके अंदर का डेटा क्या होगा वो डिफरेंट हो सकता है। तो ये जब n नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो ये यार, अगर मैं बार बार HTML कॉपी करूंगा, बार बार HTML कॉपी करूंगा, तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, है ना। तो ये, और फिर अगर कोडिंग की नॉलेज नहीं होगी, अब किसी को बंदे को थोड़ा भी वर्डप्रेस आता है, एड न्यू करेगा, स्लाइड एड कर लेगा, बट यहाँ उसको करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारी एक स्लाइड को हम लूप में रख दें, वर्डप्रेस के लूप में रख दें, और वर्डप्रेस के लूप से डेटा लेके आए इस सिलेक्ट के बिहाफ पे, और हमें क्या करे यहाँ पे, वो इसको हमें एक लूप चला दें, और वो एन नंबर ऑफ टाइम्स जितने भी उसमें डेटा हो, जितना अभी 4 दिख रहा है, कल को 5-6 हो जाएगा, तो 5 बार 6 बार ऑटोमेटिक पॉपुलेट करे। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारा HTML यहाँ से हटा देता हूँ, जस्ट एक को रखता हूँ, है ना, ये मेरी एक डिव रही एक्टिव वाली। मैंने क्या करा, थोड़ा सा स्पेस दिया, PHP टैग ओपन करा। ठीक है, और उसके बाद $args एक वेरिएबल लिया,
और ये मैंने एक लूप चलाया एरे, ठीक है। इस एरे में क्या करा मैंने, पोस्ट, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, तो पोस्ट टाइप, है ना, और ये तो नीचे रखना था, ठीक है। पोस्ट टाइप एरे, एरे मैंने बताया है की एंड वैल्यू का पेयर होता है, ठीक है। तो पोस्ट टाइप में ये हमारी एसोसिएटिव एरे एक तरह से। तो पोस्ट टाइप में हमने क्या डाला, पोस्ट टाइप हमारी क्या है, स्लाइडर है, तो यही तो है, ये हमने यहाँ कॉपी कर लिया। ये कैसे, यहाँ पे जस्ट क्लिक करो, पोस्ट टाइप इक्वल टू खुद ही बोलता है, बस इसको कॉपी करके यहाँ डालना। उसके बाद पोस्ट पर पेज, आप चाहते हो कि कितनी पोस्ट है, अभी 4 है, आप चाहते हो 3 ही दिखें तो 3 दिखा दो, आपके हाथ में। लेकिन हम क्या करेंगे अभी फिलहाल, -1, -1 का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यू कैन यूज, है ना। उसके बाद एक लूप इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है क्वेरी पोस्ट से, है ना। और उस वेरिएबल में ये एक फंक्शन है जो सारे पोस्ट को लेके आएगा, बट ये कंडीशनल काम करता है। ये कंडीशनल काम क्या है यार, ये भी पोस्ट टाइप है, कमेंट भी पोस्ट टाइप है, रेसिव भी पोस्ट टाइप है, पेज भी पोस्ट टाइप है, पोस्ट भी पोस्ट टाइप है, मीडिया भी पोस्ट टाइप है, अटैचमेंट बोलते हैं। तो ये डिफॉल्ट पोस्ट टाइप्स हैं, जैसे पोस्ट और मीडिया, अटैचमेंट या पेज, ये तो सारा डेटा निकाल लाएगा नहीं, बट हम इसको बताएंगे कि भाई तुमको सिर्फ इस जगह के लिए स्लाइडर से कम्युनिकेट करना है, स्लाइडर नाम की पोस्ट टाइप से, और पोस्ट पर पेज पे जो उसके अंदर जितना भी डेटा है उस पोस्ट टाइप के बिहाफ पे आप लेके आ सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ बता दिया इस फंक्शन को कि भाई तुझे सब नहीं लाना, सिर्फ उतना लाना है जितना हम बता रहे हैं, ठीक है। क्वेरी पोस्ट हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, लूप चलाते हैं, सारा डेटा आ गया। अब हम करते हैं व्हाइल हैव पोस्ट्स, उसके बाद द पोस्ट, ठीक है। ये हमारा लूप चल गया, ये वर्डप्रेस का। अब इसी को हम लूप के अंदर रख देंगे और इसका क्या करेंगे, इसको एंड व्हाइल कर दें, कब, जब नंबर ऑफ आइटम्स खत्म हो जाए। मतलब कि लूप चलते चलते मान लो अगर 10 हैं तो 10 बार चलने के बाद क्या हो, वो लूप एंड हो जाए, एंड व्हाइल। और उसके बाद इसको हम सारा डेटा रिसेट कर दें उस क्वेरी का, जिस क्वेरी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस क्वेरी को हम क्या कर दें, रिसेट कर दें, WP रिसेट क्वेरी। उसके बाद अब हमारे इसके अंदर डिव के अंदर है क्या भाई, डिव के अंदर कुछ स्पेशल चीज़ तो है नहीं। डिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ इमेज है, कुछ और तो है नहीं, है ना। तो इस SRC के अंदर सब कुछ हटा देंगे, जस्ट यहाँ पे कॉपी करेंगे और PHP टैग ओपन करके, और एक फंक्शन होता है जो, अब हमें निकालना क्या है, इस स्लाइड का टाइटल तो हमें हमारे डिज़ाइन के हिसाब से टाइटल तो चाहिए नहीं, सिर्फ इमेज चाहिए। तो हमने जैसे इसको एडिट करा तो इमेज चाहिए, तो इमेज क्या है, थंबनेल है। तो वर्डप्रेस में किसी पोस्ट की थंबनेल को निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, गेट द पोस्ट थंबनेल URL, क्या, गेट द पोस्ट THUMBNAIL थंबनेल URL, ये फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी इस पोस्ट से, हर पोस्ट की, अब ये बार बार जाएगा, हर, जब लूप चलेगा इसमें जाएगा भाई तेरी इमेज क्या आई है, अच्छा, फिर दूसरे में जाएगा भाई तेरी इमेज क्या है कि ये है, अच्छा, तो वो इमेज लाएगा। अब यहाँ आइट हम चाहते हैं कि जैसे जैसे उसकी इमेज हो वैसे वैसे, तो यहाँ पे जस्ट लाइक अ टाइटल, तो हम यहाँ पे टाइटल कॉल करा देंगे, है ना। तो द टाइटल कर देंगे, क्या कर देंगे, द टाइटल, ये द टाइटल, ये डायनामिक हो गया, क्या हो गया, डायनामिक। अब देखो आपके टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 4 है, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको सेव करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है कोडिंग में, रिफ्रेश करते हैं। ये देखो, ये आपका, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ है, अच्छा, हाँ अब हम बताते हैं, अभी फुल्ली डायनामिक नहीं हुआ है। टोटल नंबर देखो अब क्या है कि सारे एक्टिव हैं, यहाँ पे एक्टिव क्लास है, बट जब हमने हमने HTML हटाया था तो उनमें नीचे वाले आइटम्स में एक्टिव नहीं था। ये एक ही टाइम में, जाहिर सी बात है, आपकी 4 स्लाइड्स हैं तो चारों स्लाइड एक साथ तो दिखनी नहीं है। तो पहले एक स्लाइड दिखेगी, जब वो चली जाएगी तो दूसरी दिखेगी, इसका मतलब एक टाइम में एक स्लाइड एक्टिव रहेगी। मतलब ये है कि ये एक्टिव टाइम टू टाइम मूव होता रहेगा। अब ये मूव कैसे होगा, तो हम एक वेरिएबल लेंगे $i का इज इक्वल टू करेंगे 1, और ये कॉमा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे $i को करेंगे इंक्रीज, जैसे जैसे स्लाइड के नंबर्स इंक्रीज होंगे, तो हम क्या कर देंगे, कंडीशन डाल देंगे यहाँ पे PHP टैग ओपन करके, इफ, अगर $i की वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल टू 1 होती है तो क्या हो, इको हो एक्टिव,
पहली स्लाइड को, उनके HTML में भी यही था। उनके HTML में क्या था, उनके HTML में था पहली स्लाइड में एक्टिव था, बाकी की स्लाइड्स में था नहीं। बाकी की स्लाइड्स में फिर जेएस अपना कमाल करती है, वो कहती है ओ पहली स्लाइड का एक्टिव हटाओ, अब दूसरी स्लाइड मूव होने वाली है, दूसरे में एक्टिव डालो और उसका वहां से हटा दो, फिर दूसरी को हटाओ, तीसरी में एक्टिव डालो, फिर वो जेएस पिक कर लेती है उस एक्टिव क्लास को। समझाऊंगा थोड़ा सा अच्छे से। अभी यहाँ पे सिर्फ लूप चला के इसको डायनामिक करना सीखो कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखो अब ये कुछ काम करने लगा। क्यों, उस टाइम पे सारी स्लाइड्स एक्टिव थी। बट अभी एक दिक्कत है, अगर मैं यहाँ पे अपने इस लूप में यहाँ पे इसका नंबर 3 कर दूं, ठीक है, तो अब यहाँ पे इंडिकेटर्स 3 दिखने चाहिए। मैंने रिफ्रेश किया बट यहाँ तो अभी भी 4 दिख रहे हैं। देखो चौथे वाले पे क्लिक कर रहा हूँ, काम नहीं कर रहा है, बट तीसरा काम कर रहा है ना। अभी इसको मैं -1 कर देता हूँ, तो इसकी प्रॉब्लम कैसे रिजोल्व होगी, वो भाई वो अपने आप में एक अलग प्रॉब्लम है। ये है टोटल नंबर ऑफ इंडिकेटर्स यहाँ से शो होते हैं। अब इनको शो कराने के लिए क्या करेंगे, फिर से एक सेम लूप रिपीट करेंगे, वापस से जाएंगे ऊपर, ये बटन है, जाहिर सी बात है ये चीज़ रिपीट हो रही है, और यहाँ पे इसको डालेंगे और वापस से ये कोड कॉपी करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको यहाँ डाल देंगे, आई का नंबर चेंज कर देंगे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्शन ना हो। तो यहाँ पे हम जे ले लेंगे और यहाँ पे हम जे ले लेंगे, क्योंकि हम नीचे वाले लूप में भी आई ले चुके हैं, ठीक है। अब देखो क्राउजल इंडिकेटर्स, तो हमें ये देखना है पहले सिमिलरिटी क्या क्या है। तो ये क्राउजल इंडिकेटर्स, क्राउजल मतलब इसको एज इट इज छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें प्रॉब्लम है यहाँ पे, और ये लूप अब जे का 1 से ना चल के कहाँ से चलना है 0। क्यों, क्योंकि स्लाइड जो बढ़ रही है 0 1 2 3 ऐसे बढ़ रही है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे 0 हर, और ये जो लेबल है आप देखोगे ना स्लाइड 1, तो ये तो हमारा टाइटल है, जस्ट टाइटल से कंट्रोल कर लेंगे इसको, है ना। मेन चीज है स्लाइड 2 0 1 2। तो अब ये मेरा जो नीचे का है, अब आप देख सकते हो इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे थोड़ा सा समझने के लिए भी रोकें। हम इस HTML को हटा देंगे। अब मेरा ये बटन बार बार रिपीट होगा, ये $J है 0 है, तो जस्ट यहाँ पे इसको इको करा देंगे। जब पहली बार लूप चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, 0 $J, इको करा दिया। अब जे की वैल्यू यहाँ बढ़ गई 1 हो गई। जब सेकंड टाइम लूप चला तो अब क्या प्रिंट होगा 1 मतलब नेक्स्ट बटन के लिए, फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसको कब तक जाना है, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स तक, ठीक है। अगर आप यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स 3 करते हैं और यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स 3 करते हैं और आप उसके बाद इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो 1 2 और 3 है ना, 3 स्लाइड्स हो गई, और 3 से ज़्यादा नहीं। अगर आप यहाँ -1 करते हैं और यहाँ पे भी आप क्या करते हैं -1 करते हैं, सेव करते हैं और इसको करते हैं आप रिफ्रेश, तो ये आपकी 4 स्लाइड्स दिखेंगी, ठीक है। ये आपकी चारों स्लाइड्स दिख रही है ना। और अभी एक दिक्कत मुझे नज़र आ रही है, ये इसको देख लेते हैं। प्रीव नेक्स्ट तो हो गया, $i =1 एक्टिव हो गया, है ना। ये क्लास एक्टिव, ये वाली देखो ना, इंडिकेटर्स में दिक्कत थी, तो ये क्लास एक्टिव है। बाकी अगर देखो मैं Ctrl Z करता हूँ थोड़ा सा HTML दिखाने के लिए, बस ज़्यादा नहीं, और वापस से रोल बैक कर लेंगे। देखो इनमें ये क्लास एक्टिव यहाँ तो है बट यहाँ नहीं है। तो अब आप समझ गए ना, यहाँ भी वही खेल खेलना है जो नीचे खेला था। तो नीचे क्या खेला था, ये बटन है इस एक्टिव का, तो यहाँ पे इसको कट करेंगे और यहाँ पे PHP टैग डालेंगे और यहाँ कंडीशन डाल देंगे, इफ़ $J, क्योंकि अब लूप में जे चल रहा है, हमें ये भी ध्यान रखना है, तो जे एग्जैक्ट इक्वल टू 0 है ना। तो क्या करेंगे हम इसको इको, और ये मेरा एक्टिव हो जाएगा। आई बात समझ में। बस हमें फर्स्ट टाइम अपने कोड से एक्टिव रखना है, बाकी तो फिर जेएस उसको पिक कर लेती है, हम जेएस की लाइब्रेरी। तो हम रिफ्रेश करेंगे, देखो अब सारे डल हैं, बस एक एक्टिव है। सेकंड स्लाइड देखो, है ना, ऑटोमेटिक जो एक्टिव होगी फिर वही एक्टिव होगी। होपफुली क्या आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो आप मुझे बताएं, मैं अच्छे से और एलोबरेट कर दूंगा। और ये प्रीवियस और नेक्स्ट के बटन को डायनेमिक करने का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि वो एज इट इज़ रहने हैं, वो तो कहीं जाने हैं नहीं, है ना। रिस्पॉन्सिव में हम देख लेते हैं किस तरह से चल रहा है। ये बूट स्टेप की चीज़ है, ऑब्वियसली अच्छे से काम करेगी। ये आपका देखो चल रहा है ना। हाइट मार दिया, हाइट ऑटो कर दोगे अपने हिसाब से ले लेगी। रिस्पॉन्सिव पे आपने हाइट ऑटो कर दी, देखो खुद ही अपना स्लाइड की ऊंची नीची होने लगी। तो ओवरऑल ये था, ठीक है। और बताओ
कुछ और वीडियो किसी और चीज़ पे चाहिए तो मैसेज करो, कमेंट करो, है ना। वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का कस्टम वर्क से रिलेटेड किसी भी तरह का थीम या प्लगइन से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एपीआई से रिलेटेड चाहिए, है ना, जेएसएन से रिलेटेड चाहिए, जावास्क्रिप्ट से चाहिए, तो एक सब बताओ, और सबकी वीडियो मिलेंगी, वन बाय वन मिलेंगी। ये भी किसी रिक्वेस्ट पे बनाई गई है वीडियो। और अगर मेरा बताने का तरीका फास्ट है या कुछ गलतियां हैं या कहीं पे कुछ मैं मिस कर रहा हूँ चीज़ों को, तो आपके कमेंट की बहुत ज़रूरत है। आप कमेंट करें, इंशाल्लाह वो चीज़ सुधारी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।